नमस्कार साथियों, एग्रीहब के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक बड़ी वैकेंसी निकाली हुई है पशु प्रीतर की, है ना। तो उसमें आपको पता है कि ए पार्ट है और बी पार्ट है। तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि बी पार्ट में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये जो भी चर्चा हम पिछले वीडियो में बातें कर चुके हैं, है ना। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एनिमल हस्बेंड्री की फर्स्ट क्लास की, जो है भी आगे से हम रूटीन रखने वाले हैं। तो इसमें आप जुड़े रहिए। तो और भी हमें बता देता हूं कि अगर आप एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हो, चाहे आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम देते हो, चाहे आप जेट का एग्जाम देते हो, चाहे आप पशु प्रीतर का एग्जाम दो, सभी में सेम ही एनिमल हस्बेंड्री रहती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, देखो, अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, है ना। चाहे हम आईएएस की तैयारी करो, चाहे आप कृषि परीक्षक की तैयारी करो, चाहे आप पशु परिचर की तैयारी करो, कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। यानी कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो ये सब जनरल नॉलेज हमें सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिलेबस में से भी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका भी फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आप सोचोगे नहीं कि सिलेबस तो सबको पता होता है। हालांकि आपको अगर सिलेबस का पता होता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में देखो क्या क्या रहता है। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एनिमल हस्बेंड्री। अब इसको पूछ ले कि शॉर्ट में क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि एएच कहते हैं, है ना। तो इसको एएच नहीं कहते हैं। जैसे कि आप और कोई भी जैसे पढ़ते हो शॉर्ट नाम बोलते हो एएच, इसको एएच नहीं कहते हैं। तो सर इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं बच्चों एपी। क्या बोलते हैं, एपी, एपी। अब आप पूछोगे सर एपी का मतलब क्या है। एपी का मतलब है एनिमल प्रोडक्शन, ठीक है ना। क्या मतलब है, एनिमल प्रोडक्शन, एनिमल प्रोडक्शन। कि आपको पता है कि पशुओं का जो भी हम पालन करते हैं वो हम उनसे मिलने वाले उत्पाद के लिए ही उनका पालन करते हैं, है ना। तो अब ऐसा मत सोचना कि सर आप तो इंग्लिश में करा रहे हो। ये कुछ जो बातें होते हैं इंग्लिश का टर्म, आपको देखो हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे सब कुछ का आपको लगभग आपको ना इंग्लिश की टर्म याद होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या कि हिंदी लैंग्वेज काफी हार्ड दे देता है। तो हम इंग्लिश की जो टर्म होती है उसको देकर क्वेश्चन को आसानी से जो है हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं एनिमल प्रोडक्शन। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। अब आपको पूछ ले इसकी उत्पत्ति किस भाषा से शब्द से हुई है, ये हुई है इंग्लिश शब्द से, ठीक है ना। इंग्लिश शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री वो इंग्लिश भाषा का शब्द है। फिर इसमें आता है कि एनिमल हस्बेंड्री है क्या। तो देखिए, एक है एनिमल, एक है हस्बैंड, ठीक है ना। एनिमल का मतलब क्या होता है, भी आपको नॉर्मली पता है सभी को, क्या होता है, पशु होता है। हस्बैंड का भी आपको पता है क्या होता है, पति या स्वामी बोल सकते हैं, या इस भाषा में हम बोले तो जो ख्याल रखता है ना, जो ख्याल रखता है। ठीक है, पति का क्या कार्य होता है, पति पत्नी का ख्याल रखता है, स्वामी होता है या पति होता है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है कि पशुओं का जो ख्याल रखता है उसे क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है, फिर कि पशुओं के पालने, पशुओं के पालने की ऐसी विज्ञान, पशुओं के पालने की ऐसी विज्ञान जिसमें पशु का आवास
आहार, प्रजनन, स्वास्थ्य, पशुओं के पालने की ऐसी विज्ञान जिसमें पशुओं का आवास, आहार, स्वास्थ्य, प्रजनन इनकी देखभाल करते हुए अधिक से अधिक क्या प्राप्त करना भाई, लाभ प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना। और इसी को क्या कहते हैं भाई, एपी कहते हैं। देखो मनुष्य है वो आपको पता है कि मनुष्य बिना लाभ के कोई भी कार्य नहीं करता है, यानी कि उसका उद्देश्य होता है कि मैं कहीं न कहीं कोई ना कोई लाभ प्राप्त करूं, इसीलिए पशुओं को पालन करता है। चाहे हम कृषि करें, चाहे हम कोई भी क्षेत्र में काम करें, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना। तो पशुओं का पालन क्यों करता है मनुष्य, कि उनका आवास, आहार, प्रजनन, स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए अधिक से अधिक उसे लाभ प्राप्त करना। अब आप बोलोगे सर आवास, आहार, प्रजनन, स्वास्थ्य ये कैसे, तो ये देखो इनका हम एक एक चैप्टर वाइज हम अध्ययन करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आवास का कैसे। जैसे कि हमें ऐसा तो है नहीं, देखो कोई एक गाय पालनी है उसके लिए हम सोच लें कि भी उसके लिए आवास कैसे होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर हमें कोई डेयरी खोलनी है, यानी कि हम एक बड़े क्षेत्र पर व्यवसाय को चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि उसके लिए आवास किस प्रकार का होना चाहिए, उसको हम आहार किस प्रकार का दें जिससे कि उससे हमें ज्यादा दूध प्राप्त हो, मांस प्राप्त हो, अंडा प्राप्त हो, है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है, जैसे कि हमने कोई बड़ी डेयरी खोलनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमने कोई 100 गाय है, ठीक है, हमारे पास क्या है, 100 गाय ले आए हम। कहाँ से लाए, इसमें कुछ विदेशी नस्लें ले आए, कुछ बढ़िया वाली जैसे कोई राजस्थान की ले आए, भारत की अच्छी नस्लें ले आए। तो अब इन नस्लों के लिए उनका वातावरण भी तो होना चाहिए ना, यानी कि आवास भी होना चाहिए। फिर आवास भी किस प्रकार का होना चाहिए, कि हम किस प्रकार को उसको मानते हैं, यानी कि टेल टू टेल मेथड, हेड टू हेड मेथड, या हम बात करें कि उनके लिए जो आवास बनाते हैं उसका भी होता है कि उसकी चौड़ाई किस तरफ रखनी है, या उसकी लंबाई किस तरफ रखनी है, उसका मुंह किस तरफ खुला रखना है। तो इस प्रकार का आवास तो उनको जरूरत होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पशु स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। फिर आहार का कैसे बात करें, वैसे तो देखो कि हमें जीवन निर्वाह के लिए आहार हम खाते ही खाते हैं, ये तो आपको भी पता है, लेकिन उनको हमें अधिक उत्पादन के लिए हम कितना दाना ज्यादा दें, कितना चारा दें, कौन सा चारा अच्छा रहता है, तो इस प्रकार से जो भी उसको आहार दिया जाता है तो उससे हम ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रजनन की, तो प्रजनन से कैसे, यानी कि हमारे पास कोई जैसे गाय है और हम उस गाय का दूसरी गाय से क्रॉस कराकर हम एक नई गाय की नस्ल विकसित करते हैं जिससे हमें ज्यादा दूध प्राप्त होता है, या कोई भैंस की नस्ल है उसका हम क्रॉस कराकर एक नई भैंस को विकसित करते हैं, तो उससे भी हम क्या भी ज्यादा दूध प्राप्त करते हैं, या कोई और भी ब्रीड्स हो सकती है ना। तो प्रजनन का मतलब हो गया कि कोई जैसे विदेश की नस्लें हैं, विदेशी, वो ज्यादा मतलब वहां की सर्दी सहन कर सकते हैं, यहाँ की गर्मी सहन नहीं कर सकते, तो उसको हमारी नस्ल के साथ क्रॉस कराएंगे, उससे जो नई संतति उत्पन्न होगी उससे हम ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर उनका स्वास्थ्य हो गया कि हमें नॉर्मल उसके स्वास्थ्य को भी पता होना चाहिए, जैसा कि अभी आपको पता है हाल ही में जैसे लंपी जो बीमारी आई थी, तो हमें नॉर्मल सिम्टम तो पता होने चाहिए, जैसे कोई गाय है भैंस उसकी कब्ज हो गई, कोई आफरा आ गया, है ना, तो उनके नॉर्मल तो हमें उपाय आने चाहिए अगर हम इतना बड़ा डेयरी खोल रहे हैं। फिर अगर है जैसे कोई पशु है उसमें बीमारी आ गई, तो हमें उस बीमारी का भी पता होना चाहिए कि भाई ये पशु बीमार है, हमें इस स्वस्थ पशुओं से इसको अलग रखना चाहिए, है ना, तो इसकी भी टर्मिनोलॉजी आती है। तो हमें सबका इसे पता होना चाहिए कि पशुओं का आहार, आवास, प्रजनन, स्वास्थ्य इनकी देखभाल करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है, क्या होता है भाई, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल यानी पशु, हस्बैंड यानी जो ख्याल रखता है। फिर अगर अब आप कह दो कि सर विश्व में तो बहुत सारे पशु हैं, है ना, कि एनिमल हस्बेंड्री इसमें पशुओं का पालन तो करते हैं, लेकिन आप कह दो कि क्या सर क्या विश्व में जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, जिराफ है, शेर है, तो क्या हम सभी का पालन करते हैं, तो नहीं बच्चों। यानी कि हम पालन किसका करते हैं, यानी कि पशुपालन किसे कहते हैं, यानी कि जिनका हम पालन करते हैं, जैसे कोई कुछ ही ब्रीड होती है उनका ही हम पालन नॉर्मली करते हैं। वैसे तो सभी का करते हैं, लेकिन ज्यादातर किसका करते हैं, गाय हो गई, है ना, भैंस हो गई, भेड़ होगी, और बकरी होगी, ऊंट है, मुर्गी है, इनकी हम लगातार यानी कि नॉर्मल सभी इसके देखभाल करते हैं, आवाज करते हैं, इनका हम पालन करते हैं, इनसे हम ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये है कि एनिमल हस्बेंड्री देखो ज्यादा कोई बड़ा सब्जेक्ट है नहीं, नॉर्मल छोटा सा है, कोई 15 एक क्लासें इसकी रहती है,
और इतना हार्ड भी नहीं। देखो अगर हम रेगुलर किसी भी विषय को पढ़ते रहते हैं तो हमारे जरूर उसमें रूटीन बन जाता है, हमारे याद हो जाता है। ऐसा नहीं सोचना है कि काफी टफ सब्जेक्ट है याद नहीं होता, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। बार बार हम जो भी चीजें पढ़ते हैं उसके लिए हमारे याद हो जाता है। जैसे कि हम बार बार अपने घर जाते हैं तो हम अगर आंखें बंद भी कर लेते हैं तो भी हमें पता चल जाता है कि हमारा घर आने वाला है। या हम कई बार मोबाइल चलाते चलाते भी चलते रहते हैं तो भी हम अपने आप मुड़ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम आगे चले जाते हैं। तो देखो बच्चों ज्यादा कुछ नहीं है, हम ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, आपका भी टाइम कीमती है। तो ये है भी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो और तो हम नॉर्मली सब कुछ पढ़ ही चुके हैं, आपको पता ही है कि एनिमल हस्बेंड्री। आज हम क्या स्टार्ट करें भी, एनिमल एनिमल ट्रिक। देखो हम जितना भी पढ़ेंगे उसके मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बार बार क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। जैसे आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसके मैं आपको डेली के 5-7 क्वेश्चन भी बता दूंगा कि इस में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम जो भी इसमें जैसे नॉर्मली एक देखो हमारा प्रैक्टिस अच्छा रहता है। फिर मैंने जो एनिमल हस्बेंड्री ये तैयार की बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छी है, यानी कि इसमें से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। आप पूरा विश्वास कीजिए एक बार आप। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री हमने बात कर ली। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस भाषा का शब्द है। जैसे कि भाषा में हम क्या, कि संस्कृत भाषा का है, लैटिन भाषा का है, इंग्लिश भाषा का है, ग्रीक भाषा का है, लैटिन भाषा का है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री है, इनमें से किस भाषा का शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश भाषा का शब्द है। इंग्लिश भाषा का शब्द है, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि इसमें पालन किसका करते हैं, तो सभी का करते हैं। और एनिमल यानी क्या हो गया अभी, एनिमल का मतलब होता है पशु, ठीक है ना। अब हम पशुओं का पालन करें तो क्या क्या किस उद्देश्य से करें, तो हमें पता है कि पशुओं का पालन करने से हमें क्या प्राप्त होता है अभी। जैसे कोई गाय पाली है तो उसी में दूध है, पनीर है, दही है, मावा है ना, फीस है। तो इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, उत्पाद मिलते हैं और हम अपना ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं, अपने उद्देश्य प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं सामान्य पशुपालन। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली। देखो नॉर्मली 2 से 3 क्वेश्चन पूरे पूरे संभावना रहती है कि हम टर्मिनोलॉजी से उठते हैं। और अगर आपको शब्दावली, जिसे हिंदी में बोलते हैं, अगर आपको शब्दावली अच्छे से आ रही ना तो आप काफी आगे से पढ़ सकते हो। सबसे पहले हमारी जनरल मजबूत होनी चाहिए। अगर हमें जनरल आ रही है तो मैं मानता हूं अगर आपको जनरल आ रही है तो आपकी 60% एनिमल हस्बेंड्री है वो कवर हो जाएगी। अगर आपको सामान्य यानी कि नॉर्मल आ रही है कि इसका तापमान कितना है, कौन सी ब्रीड की कहाँ से उत्पत्ति है, और जो भी इसमें हम पढ़ेंगे शब्दावली आ गई, सिंगरोधन आ गया, और इसका आहार है, आवास है, ये अगर आप कहते हैं 60% एनिमल आपकी इसी में कवर हो जाती है। यही फिर आगे वापिस रिपीट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि उत्पत्ति की, पशुपालन जो शब्द है एनिमल हस्बेंड्री उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो इंग्लिश शब्द से हुई। किससे हुई भी, इंग्लिश शब्द से हुई है। फिर एनिमल मतलब क्या होता है भाई, पशु होता है। हस्बैंड मतलब क्या होता है, जो ख्याल रखता है, ठीक है। फिर पशुपालन का अर्थ क्या है, कई बार परिभाषा आ जाती है। तो पशुओं के प्रबंधन की, पशुओं के प्रबंधन की, जिसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि मैनेजमेंट करना, है ना। तो पशुओं के प्रबंधन की एक ऐसी विज्ञान साइंस जिसमें पशुओं के आवास,
पशुओं का आहार, प्रजनन, स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना क्या होता है भाई? पशुपालन होता है। ठीक है, फिर है कि पशुपालन का उपयोग क्या होता है, कि हम पशुओं का पालन क्यों कर रहे हैं, हमारे मानव जीवन में क्या इसका उपयोग है। अपनी विभिन्न यानी कि मनुष्य अपनी विभिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है भाई? पशुपालन करता है, यानी कि पशुओं को पालता है। उदाहरण क्या हो गया, यानी कि पशुओं से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध है, मांस है, अंडा है, श्रम यानी कि इनसे हम कार्य भी करते हैं ना। जैसे कोई गाय है उससे हम दूध भी प्राप्त करते हैं, कुछ गायें उनको बाहर ढोने के लिए भी काम में ली जाती हैं, कुछ है उनसे जैसे पशु उनसे मांस भी प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग इनसे लाभ प्राप्त होता है। फिर है कि सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशु पालने का प्रथम उद्देश्य क्या था? तो ये क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है कि जब मनुष्य ने सबसे पहले अगर पशु को पाला था तो क्या उसका उद्देश्य यही था कि जैसे मुर्गी पाली उससे हमें अंडे प्राप्त हुआ, या कोई गाय पाली उससे हमें दूध प्राप्त हो गया, पनीर प्राप्त हो गया, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब मनुष्य ने पहली बार पशुओं को पालना स्टार्ट किया था तब उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वो प्रमुख उद्देश्य था भोजन की प्राप्ति। ठीक है ना, कि मनुष्य ने जब सबसे पहले पशुओं को पालना प्राप्त किया था तो उसका सिर्फ एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य था कि मैं उससे भोजन यानी कि अपना पेट कैसे भरूं। ठीक है, फिर अगर आपको पूछ ले कि सबसे पहले कौन सा यानी कि पशु पाला गया था, तो सबसे पहले कुत्ते को पालना स्टार्ट किया था। किसको भाई? कुत्ता को। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता पालना प्रारंभ किया था, और कब किया था? 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर है पशुपालन की उत्पत्ति कब हुई? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है कि पशुपालन की उत्पत्ति कब से हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि 6000 ईसा पूर्व। ठीक है ना, 6000 ईसा पूर्व। फिर है कि पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? अब नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है पशुपालन विभाग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। ठीक है, फिर है केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री। देखो ये तो नॉर्मली वन लाइन क्वेश्चन है, आपको रटने नहीं पड़ेंगे, ये आंकड़े चेंज होते रहते हैं। अगर आपको जैसे एग्जाम है उससे पहले आपको जरूर पढ़ने पड़ेंगे, आप साइट पर जाकर चेक कर सकते हो। उसके अलावा जब एग्जाम होता है उससे पहले हम वीडियो डालकर आपको जो जो भी करंट के आंकड़े रहते हैं वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, केंद्रीय कृषि, अब देखो एक होता है केंद्रीय, एक होता है राज्य। केंद्रीय यानी सेंट्रल लेवल पर हम बात करें कि केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन है, यानी कि पूरे भारत का अगर हम बात करें तो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कब बने थे? 2021 में। कब बने थे भाई? 2021 में। ठीक है ना, 2021 में। फिर है केंद्रीय पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री। ये तो है केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। सॉरी, अभी नरेंद्र सिंह तोमर, हाँ ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर 2021 में थे, लेकिन अब कौन बन चुके हैं? अर्जुन मुंडा। ठीक है ना, अर्जुन मुंडा बन गए अभी। ठीक है ना, याद रखना, अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा बन गए हैं। कब बने थे भाई अर्जुन मुंडा? कब बने थे? 2023 में। ठीक है ना, दिसंबर 2023 में अर्जुन मुंडा है वो क्या बने भाई? केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री बन गए हैं। ठीक है ना, केंद्रीय पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री कौन है? परसोत्तम रुपाला। कौन अभी? परसोत्तम रुपाला है। फिर ये याद रखना, देखो ये तो है भारत में यानी केंद्रीय के, अगर हमें राजस्थान की वैकेंसी का यानी कोई भी फॉर्म या पेपर दे रहे हैं तो हमें पहले राजस्थान का पता होना बहुत जरूरी है। तो इसको मैं स्टार दे रहा हूं, हाल ही में अभी बने हुए हैं। राजस्थान कृषि मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत। कौन भाई? जोराराम कुमावत। याद रखना जोराराम है, जोगाराम नहीं है, याद रखना। ऑप्शन में आएगा जोराराम और जोगाराम, तो जोगाराम नहीं है। कौन अभी? जोराराम कुमावत है। ये बने थे 2000, अभी हाल ही में बने हैं, 2000 लगभग 24 में, 23 या 24 में अभी बने हैं। ठीक है ना, 2023-24 में जोराराम कुमावत राजस्थान के कृषि मंत्री, सॉरी राजस्थान के पशुपालन मंत्री। ठीक है ना, राजस्थान के पशुपालन मंत्री, राजस्थान के पशुपालन मंत्री कौन है? जोराराम कुमावत है। राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? किरोड़ी लाल मीणा। ठीक है ना, राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। ये कौन है? जोराराम कुमावत। ये है पशुपालन मंत्री। पहले कौन थे? लालचंद कटारिया थे, अभी जोराराम कुमावत बन गए हैं। ठीक है,
फिर है शब्दावली, हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी, यानी कि शब्दावली में हम बात करते हैं कि पशुओं का चयन कैसे करते हैं, पशुओं को पशु से अलग कैसे रखते हैं, और इसमें कौन सी जैसे प्रक्रिया होती है कि उनको गिराया कैसे जाता है, सींग रोदन कैसे करते हैं, चोंच कैसे काटते हैं, तो इनके जो भी चर्चा करेंगे हम करते हैं शब्दावली या टर्मिनोलॉजी में। ठीक है। चयन, चयन को हम क्या बोलते हैं भाई? सिलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखो, एक तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको आना चाहिए। सिलेक्शन, ठीक है ना, वो इस प्रकार से दे देगा लिखकर, सिलेक्शन। हिंदी में देखो सिलेक्शन, सिलेक्शन आपको सभी सेम सेम पढ़ सकते हो, सिलेक्शन। तो चयन का मतलब क्या होता है? हम कोई भी अब जैसे एग्जाम दे रहे हैं, चाहे जेट का दो, चाहे हम पशु प्रीचर का दो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का दो, कोई भी हम वैकेंसी का एग्जाम देते हैं, तो उसका हमारा मतलब या मकसद क्या होता है? यानी कि सरकार हमें इन सभी में से चयन करती है। यानी कि हम लाखों में बैठते हैं, उनमें से जिस सरकार को 1000 2000 जितने भी लेने हैं, यानी कि सरकार क्या करे, इन सभी में से हमें छांट रही है। तो इस सेम इसी में होता है चयन या सिलेक्शन। क्या होता है? किसी झुंड में से झुंड क्या, यानी कि गाय का हो सकता है, भैंस का हो सकता है, मुर्गी का हो सकता है, ऊंट का हो सकता है, किसी भी पशु हो सकता है ना। तो किसी झुंड में से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तम पशुओं का चयन करना। यानी कि अब देखो दो आएंगे, एक तो आएगा उत्तम और एक होता है कि इनमें से रोगग्रस्त पशु को अलग करना, दोनों अलग अलग होती है। अगर हम उत्तम की यानी कि सर्वश्रेष्ठ अगर पशु के हम अलग छांट रहे हैं तो होता है चयन। अगर हम बीमार पशुओं को अलग करें तो होता है कलिंग। ठीक है ना, दोनों को याद रखना। दोनों बता देता हूं। किसी झुंड में से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन सा भी उत्तम, यानी कि जैसे हमारे पास 100 गाय हैं, ठीक है ना, 100 गाय है या 100 भैंस है, उनमें से कोई 4 गाय है वो सबसे ज्यादा क्या देती है? भी दूध देती है। सबसे ज्यादा क्या देती है? दूध देती है। जैसे कोई होलिस्टीन फ्रीजियन है, जर्सी है, साहिवाल है, तो इन गायों को 100 में से हम अगर अलग कर रहे हैं तो वो क्या होगा? चयन या सिलेक्शन होगा। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? अधिक उत्पादन एवं लाभकारी संतान की प्राप्ति करना, यानी कि उससे हमें ज्यादा दूध प्राप्त होगा या मांस प्राप्त होगा। ठीक है। फिर होता है कलिंग। अब वो होता है चयन, ये क्या होता है? कलिंग। कलिंग क्या होता है? बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करना। जैसे कि हमारे पास 10 क्या है भाई? भैंसे हैं। ठीक है। इन भैंसों में से एक जो भैंस है वो क्या होगी भी? एफएमडी रोग से ग्रसित हो गई। ठीक है ना। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, फूट एंड माउथ डिजीज जिसे बोलते हैं। किसके द्वारा फैलता है? ये वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है ना, वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब 10 में से अगर इस एक को अलग कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं। अगर हमारे पास 10 भैंस है टोटल, इसमें से एक जो है वो क्या होगी? बीमार होगी। अब इस 10 में से एक को अलग कह रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? कलिंग कहते हैं। ठीक है ना। अब आपको पूछ लेंगे कि बीमार पशु से स्वस्थ पशुओं को अलग करना क्या होता है? कलिंग होता है। और यानी कि सभी पशुओं में से अगर कोई अच्छी गुण वाला, अच्छी उत्तम नस्ल का कोई पशु है उसको अलग करते हैं, उससे क्या कहते हैं? चयन या सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है। फिर होता है डॉकिंग। फिर ये भी क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा भी जा चुका है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है, जेट में पूछा जा चुका है। इसकी उम्र और ये होता क्या है, दोनों आपको याद रखना है। डॉकिंग क्या होता है? भेड़ों में पूंछ काटने की प्रक्रिया। ये आपको पूछेंगे कि डॉकिंग किस में अपनाई जाती है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए डॉकिंग भेड़ों में अपनाई जाती है। फिर डॉकिंग होता क्या है? भेड़ों में पूंछ काटने की प्रक्रिया। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भेड़ों में पूंछ काटने की उम्र क्या होती है, यानी कि कब काटनी चाहिए। क्या जन्म के तुरंत बाद काट देनी चाहिए? क्या 2 साल की होगी तब काट देनी चाहिए? तो अब आपको पता होना चाहिए कि जन्म के 1 से 2 सप्ताह बाद। अब देखो 1 से 2 सप्ताह दे सकता है या वहां पर आपको दे सकता है 7 से 14 दिन। ठीक है ना, 7 से 14 दिन भी दे सकता है। तो आपको दोनों को पता होना चाहिए कि डॉकिंग भेड़ों में करते हैं 1 से 2 सप्ताह की उम्र में करते हैं या 7 से 14 दिनों की उम्र में करते हैं। और यही पूछा गया था जेट में। ठीक है ना, 7 से 14 दिनों में क्या करते हैं? डॉकिंग करते हैं। डॉकिंग करते क्यों है? अगर आप पूछ लो कि सर डॉकिंग क्यों करते हैं, तो देखो भेड़ क्या होता है? भेड़ में ऊपर आपको पता ऊन पाई जाती है। ऊन का हम मुख्य उद्देश्य ऊन या मांस के लिए होता है। तो क्या करते हैं कि इनकी जो भेड़ की जो पूंछ होती है, वो पूंछ क्या होती है? जमीन के टच होती है। ठीक है ना, पूंछ क्या होती है? जमीन के टच होती है। और जमीन पे जो भी परजीवी पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? इसके पूरे शरीर में, यानी कि ऊन के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं? भी पशुओं में सॉरी इन भेड़ों में डॉकिंग करते हैं। ठीक है। अब आप पूछ लोगे फिर है ना परजीवी फैल जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? भेड़ को क्या कहते हैं? परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। अब आपको पूछ ले कि परजीवियों का म्यूजियम, आपको पूछ ले
परजीवियों का म्यूजियम, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? तो भेड़ को कहते हैं, ठीक है ना। तो किसे कहते हैं परजीवियों का म्यूजियम, किसे कहते हैं? भेड़ को कहते हैं। आपको बताना चाहिए कि परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? भेड़ को कहते हैं। आपको पता चल गया कि इनको क्यों कहते हैं। और परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं इसलिए क्या करते हैं? डॉकिंग करते हैं, ठीक है। फिर होता है डिटेलिंग। अब देखो अगर ऑप्शन में ना हो, भेड़ ऑप्शन में ना हो, गाय हो, तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि डॉकिंग करते हैं। जरूरी नहीं है ये भेड़ के लिए अपनाए जाते हैं। अब देखो आपको वैसे ही पता है डी मतलब क्या होता है भाई? हटाना होता है, ठीक है। डी मतलब क्या होता है? हटाना। टेल मतलब क्या होता है? पूंछ, ठीक है ना। डी मतलब क्या होता है? हटाना। टेल मतलब पूंछ। तो यही है डिटेलिंग, डी हॉर्निंग, डिसबडिंग। बस नाम से पता चल रहा है डी मतलब हटाना, टेल मतलब पूंछ। तो गाय भैंस में पूंछ काटने की प्रक्रिया डिटेलिंग। डबिंग, डबिंग क्या होता है? मुर्गी की कलंगी को हटाना, यानी कि मुर्गी के ऊपर जो ये कलंगी पाई जाती है इसको हटाने की जो क्रिया होती है, मुर्गी की कलंगी को हटाना क्या होता है भाई? डबिंग होती है, ठीक है ना। डबिंग होती है। एक होता है डबिंग, फिर आएगा डी बीकिंग, यानी कि इसको चोंच को हटाना मुर्गियों में डी बीकिंग होता है। तो डबिंग क्या होता है? मुर्गी की कलंगी को हटाना। कब हटाना चाहिए? 1 से 3 दिन की उम्र में, यानी कि जन्म के 1 से 3 दिन की उम्र में, ठीक है। फिर होता है डी हॉर्निंग। फिर क्या अभी? डी हॉर्निंग। अब आपको होता है डी मतलब क्या हो गया? हटाना। डी मतलब हटाना। हॉर्न मतलब क्या होता है? हॉर्न मतलब होता है सींग, ठीक है ना। तो सींगों के हटाने की क्रिया क्या हो जाएगी? डी हॉर्निंग हो जाएगी। बस नाम से पता चल रहा है डी मतलब हटाना, हॉर्न मतलब सींग। तो जानवरों के सींगों को हटाने की क्रिया क्या हो जाएगी? डी हॉर्निंग। अब आप पूछ रहे सर डी हॉर्निंग क्यों करते हैं? जैसे कई पशु होते हैं, गाय है, भैंस, उनके बड़े बड़े सींग होते हैं। तो अगर हम एक दो पशु तो चलो कोई बात नहीं, अगर हम बड़ी जैसे कोई डेयरी के लिए हम पाल रहे हैं, जैसे हमने बात की कि डेयरी फार्म के लिए अगर हम पशुओं को पाल रहे हैं तो उसमें जैसे उनके आवास के लिए एक तो इनको ज्यादा क्षेत्र चाहिए, बड़े सींग तो इनके लिए ज्यादा क्षेत्र चाहिए। फिर है कि अगर पशुपालन जो भी मतलब व्यक्ति होता है, पशुपालक होता है, उसको भी खतरा रहता है कि उसको बार बार चारा देना, आहार देना, कहीं उसको मार ना दे। फिर जैसे एक गाय की नस्ल होती है कांकरेज, उसमें आपको पता है कि जो सींग होते हैं काफी बड़े होते हैं, इसलिए उसमें 90% क्या पाया जाता है? कैंसर पाया जाता है उसके सींगों में। तो इसलिए भी क्या करते हैं? डी हॉर्निंग करते हैं, सींगों को हटाते हैं। इसके लिए एक रसायन भी काम में लेते हैं, कास्टिक पोटास जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फिर डिस बडी। डी मतलब हटाना, बड मतलब क्या होता है भाई? कलिकन। अब याद रखना डी हॉर्निंग, डी मतलब हटाना, हॉर्न यानी सींग, डी मतलब हटाना, और बड का मतलब याद रखना, बड का मतलब होता है कलिका। कलिका क्या होती है? यानी कि जिसे हम बोलते हैं फूट करती है, यानी कि जब स्टार्टिंग में तो नॉर्मल जिसे जब स्टार्टिंग से पौधा करता है, पौधा की भी कलिका होती है, इसी प्रकार जो नॉर्मल जड़ जिसे हम बोलते हैं वो क्या होती है? कलिका होती है। तो सींग की कलिकाओं को हटाने की क्रिया क्या हो जाएगी भाई? डिसबडिंग हो जाएंगी। उम्र क्या होती है? 10 दिन की उम्र में हम क्या करते हैं भी? डिसबडिंग करते हैं, यानी कि कलिका को हटाने की क्रिया क्या होती है? डिसबडिंग होती है। इसकी सर्वोत्तम विधि याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पूछेगा डिसबडिंग क्या होता है, लेकिन इसकी जो विधि है ना, ये याद रखना कि कौन सी विधि काम में लेते हैं। वैसे तो अगर ये नहीं दे याद दे देगा आपको यहाँ पर रासायनिक विधि, एक तो याद रखना कि डी हॉर्निंग या डिसबडिंग लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? रासायनिक विधि, क्योंकि ये क्या रसायन है, रासायनिक विधि, ठीक है ना। फिर आपको पता होना चाहिए क्या ले रहे हैं, तो कास्टिक की छड़ काम में लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लोहे की गुरुमत इसको ऊपर रख देते हैं, जिससे क्या भाई इसकी कली क्या वो जल जाती है। फिर ये क्या आगे दोबारा मतलब इसके ऊपर दोबारा और सींग नहीं निकलते हैं, तो इसको बचपन में रोक देते हैं। तो डी मतलब हटाना, बट यानी कलिका को कास्टिक छड़ काम में लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? KOH। कई बार सब लिख देता है, क्या बोलते हैं भाई? KOH, ठीक है ना। और कौन से देते हैं? NaOH। दोनों की छड़ काम में लेते हैं, दोनों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर है डी बीकिंग। फिर क्या भाई? डी बीकिंग। डी मतलब हटाना, बीक मतलब क्या होती है? चोंच। तो मुर्गी की चोंच को हटाना, तो डी मतलब हटाना, बीक यानी चोंच। तो डी बीकर, अब पूछ ले कई बार कि डी बीकिंग के लिए यंत्र कौन सा काम लेते हैं? इसी नाम से है डी बीकर यंत्र के द्वारा चोंच काटी जाती है। किसकी? मुर्गी की। उम्र कितनी होती है? 1 माह की उम्र की, या हम इसको बोल सकते हैं
30 दिन में, ठीक है, सप्ताह कह सकते हैं 4 सप्ताह में। फिर इसका अनुपात याद रखना, ठीक है ना। अब आपको पूछ ले कि डी बेकिंग की उपयुक्त अनुपात क्या होता है, तो अनुपात याद रखना कि ऊपरी चोंच वो कितनी काटते भी 1/4 भाग, निचली चोंच कितनी काटते हैं 1/8 भाग। कई बार पूछ लेता है कि क्रम से बताइए कि निचली चोंच कितनी काटते हैं, ऊपरी चोंच कितनी काटते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पूछ ले कि अनुपात कितना रखा जाता है, तो 1/4 अनुपात 1/8 अनुपात में काटी जाती है। फिर अब आपको पूछ ले कि ऊपरी ज्यादा है या निचली चोंच ज्यादा काटी जाती है। लगता है इससे है कि निचली चोंच ज्यादा काटी जाती है, लेकिन काटी कौन सी जाती है, ऊपरी चोंच ज्यादा काटी जाती है। 1/4 ज्यादा होता है 1/8 से, ठीक है ना। मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि एक दूसरे मुर्गी को ये क्या करती है, मुर्गियों में NaCl जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, जिसके कारण एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देती है। उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इसमें भी डी बेकिंग करते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर डी वर्मिंग, डी वर्मिंग, डी मतलब हटाना, वर्म यानी कीड़े, ठीक है ना। तो डी मतलब हटाना, वर्म यानी कीड़े, तो यानी कि इसमें कीड़े को हटाना या निकालना क्या हो जाएगा, डीवर्मिंग हो जाएगा। पशुओं के आंतरिक कृमियों को नष्ट करना क्या हो जाएगा भाई, डीवर्मिंग हो जाएगा, ठीक है। ये तो सभी को पता होता है, लेकिन ये याद रखना कि प्रथम डीवर्मिंग 4.5 माह में करते हैं। अब पूछ ले कि प्रथम डीवर्मिंग कब करते हैं, 4.5 माह में करते हैं। फिर आपको पूछ ले कि दूसरी डीवर्मिंग कब करते हैं, तो 6 माह में करते हैं। और आगे की जो डीवर्मिंग होती है वो 20 से 22 दिन के अंतराल में होती रहती है, ठीक है ना, 20 से 22 दिन के अंतराल में होती रहती है। लेकिन यहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बनता है कि साल में कितनी बार डीवर्मिंग करनी चाहिए, ठीक है ना। अब आपको पूछ ले कि एक साल में कितनी बार डीवर्मिंग करनी चाहिए, तो 2 बार। कितनी बार भाई, 2 बार डीवर्मिंग करनी चाहिए, ठीक है। फिर डीलेसिंग, वो तो क्या था कि आंतरिक कर्मियों को नष्ट करना, क्या था, डीवर्मिंग था। अब है कि पशुओं के बाहरी, यानी कि बाहर भी तो परजीवी लगते हैं, उनको नष्ट करना होता है, वो क्या होता है भाई, डीलेसिंग होती है। क्या होता है, डी मतलब हटाना, लेसिंग बाहर के परजीवियों को नष्ट करना, ठीक है। ये नहीं है भाई, ये क्या होता है, उसी के लिए होता है, ठीक है ना, डीवर्मिंग के लिए होते हैं। कैनाबोलिज्म, ये मैंने बताया था ना, कैनाबोलिज्म पक्षियों या मुर्गियों, ज्यादातर मुर्गियों में पाया जाता है, एक दूसरे पक्षी को यानी कि एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना। कारण क्या होता है कि मुर्गियों में NaCl सोडियम क्लोराइड की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण वो क्या करती है, एक दूसरे को चोंच मारती है, और चोंच मारकर क्या कर देती है भी, उसको घायल कर देती है। उसे क्या बोलते हैं भी, कैनाबोलिज्म कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। कारण क्या होता है, तो ये याद रखना कि आपको पूछ ले कि मुर्गियां जो एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करती है, उसका कारण क्या होता है, या कैनाबोलिज्म का कारण क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड की कमी, या उसको आपको ऐसा भी दे सकता है कि NaCl की कमी, ठीक है ना। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। एक होता है कैनाबोलिज्म, एक होता है केपोनाइजेशन, दोनों याद होना चाहिए, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना। केपोनाइजेशन, ठीक है ना। मुर्गे की प्रजनन क्षमता को खत्म करना या रोक देना क्या होता है, कैपोनाइजेशन होता है। कैनाबोलिज्म क्या होता है कि एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर है कैपोनाइजेशन, आ गया ना, कि मुर्गे की अंड ग्रंथियों को निष्क्रिय करना, यानी कि मुर्गे की जो अंड ग्रंथियां होता है उसको क्या कर दे भी, निष्क्रिय कर दे, यानी कि वो काम ना करे, उसे क्या बोलते हैं, कैपोनाइजेशन बोलते हैं। इस हेतु हार्मोन कौन सा काम में लेते हैं, ये आपको सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैपोनाइजेशन के लिए या मुर्गे को अंड ग्रंथियां निष्क्रिय करने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं, डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रोल हार्मोन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ये नाम याद नहीं होता है, अगर याद हो जाएगा तो आप भूलोगे नहीं। तो क्या होता है, डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रोल हार्मोन, 2-3 बार बोलोगे, डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रोल हार्मोन। तो कैपोनाइजेशन के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं, डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रोल हार्मोन काम में लेते हैं। ये किसका हार्मोन होता है, तो ये मादा पक्षी का मुख्य हार्मोन होता है। किसका होता है भी, मादा पक्षी का मुख्य हार्मोन होता है। इस हार्मोन की एक टेबलेट होती है, उस टेबलेट को नर पक्षी के गर्दन के पास चीरा लगाकर यहाँ पर इसको रख देते हैं, जिससे उसके शरीर में पूरे मादा के जो भी एक्टिविटी होती है प्रजनन की, वो इसमें होने लग जाती है, जिसकी इससे अंड ग्रंथि है वो निष्क्रिय हो जाती है, और ये कोई भी काम में नहीं रहता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक हमें मांस प्राप्त करना,
उम्र क्या होती है, 10 माह में किए जाते हैं। अब आपको पूछ लेंगे कैपोनाइजेशन की उम्र क्या होती है। जैसा कि हमने दो चारों की मेन हमने पढ़ी है कि भी किस किस की हम सर याद करें। एक तो आपको डॉकिंग की याद होनी चाहिए, ठीक है ना। एक तो आपको डॉकिंग की याद होनी चाहिए। डॉकिंग क्या होता है कि भेड़ों में पूंछ काटने की उम्र क्या होती है, 1 से 2 सप्ताह। एक तो ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। डॉकिंग की 1 से 2 सप्ताह। उसी प्रकार कैपोनाइजेशन की 10 माह होती है। फिर आपको पूछ ले कि जो मुर्गे की अंड ग्रंथियां निष्क्रिय कर दी, अब जो वो मुर्गा होगा, अब हम इसे क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे कैपेन, ठीक है ना। सभी का अलग अलग होता है, याद रखना। जैसे भेड़ का बद्याकृत नर क्या कहलाता है, विडर कहलाता है। क्या कहलाता है, विडर कहलाता है। टीजर बुल होता है, बुल्लक होता है, अलग अलग होता है, हम सब पढ़ेंगे। लेकिन उसी प्रकार याद रखना कि जो कैपोनाइजेशन किया हुआ जो मुर्गा होता है उसे क्या कहते हैं, कैपेन कहलाता है, ठीक है। फिर है खस्सीकरण। देखो, एक होता है खस्सीकरण, एक हमने क्या पढ़ा अभी अभी, कैपोनाइजेशन ये हो गया, ये हो गया खस्सीकरण। खस्सीकरण में क्या होता है, शल्य क्रिया द्वारा बधियाकरण। देखो इसमें क्या किया था हमने, एक हार्मोन काम में लिया और हार्मोन का काम लेकर इसकी अंड ग्रंथियों को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन इसमें क्या भी तो अंड ग्रंथियां होती है इसमें पाई जाती है, लेकिन इसको हमने निष्क्रिय किया, यानी कि यह काम करना बंद कर देंगे। लेकिन इसमें खस्सीकरण में क्या कर देंगे, शल्य क्रिया द्वारा, यानी कि डॉक्टर क्या करेगा, इसको क्या करेगा भाई, खस्सीकरण के द्वारा, यानी कि जो अंड ग्रंथि है उसको बाहर निकाल देगा। तो इसे क्या कहेगा, शल्य क्रिया द्वारा बध्यकृत करना। मुर्गे के वृषण कोष है वो उदर गुहा में स्थित होते हैं। अब आपको पूछ लें कि जो मुर्गा होता है उसके वृषण कोष कहाँ उपस्थित होते हैं, तो उदर गुहा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। खस्सीकरण क्या होता है कि शल्य क्रिया के द्वारा, आप देख सकते हैं कि शल्य क्रिया के द्वारा अंड ग्रंथि को बाहर निकालना, और उसमें क्या करते हैं, अंड ग्रंथि तो उसी में रखी जाती है, मुर्गे में कोई भी हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। लेकिन उसमें क्या करते हैं कि जो एक टेबलेट रखते हैं जिससे वो काम करना बंद कर देती है, ठीक है। फिर होता है कास्टिंग। आगे की टर्मिनोलॉजी क्या भी, कास्टिंग। कास्टिंग में क्या होता है कि पशु को विभिन्न क्रियाओं के लिए गिराना। क्यों गिराएंगे सर, कि पशु का सिंग रोदन करना है तो हमें गिराना तो पड़ेगा, नहीं पशु हमें चोट पहुंचा देगा। या पशु को हम कह सकते हैं कि कोई आहार देना है, कई बार कोई भी दवाई देनी होती है उसके लिए भी गिराते हैं हम। और भी विभिन्न विभिन्न काम होते हैं उनके लिए पशु को गिराना क्या होता है, कास्टिंग होता है। कास्टिंग के दो मेथड होते हैं, एक रियूफ विधि और एक होते हैं सुरलेज विधि। सबसे अच्छी रियूफ विधि होती है। फिर हम इसमें पूछेंगे कि कास्टिंग के लिए एक उपयुक्त की कास्टिंग के लिए पशु को किस तरफ गिराना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कास्टिंग के लिए पशु को किस तरफ गिराना चाहिए, दाईं तरफ या बाएं तरफ। तो हमें याद होना चाहिए कि दाईं तरफ गिराना चाहिए, ठीक है ना। विभिन्न क्रियाओं हेतु, चाहे पशु का बधियाकरण करना है, चाहे खुर काटना है, चाहे सींग रोदन करना है, इसके लिए पशु को जमीन के दाईं तरफ गिराना। किस तरफ गिराना भाई, याद रखना दाईं तरफ गिराना है क्या होता है, कास्टिंग होता है। अब आप पूछोगे कि सर बाईं तरफ क्यों नहीं गिराता है, क्या बाईं तरफ क्यों नहीं गिराते हैं, दाईं तरफ। अब याद रखना इसकी ट्रिक, याद रखना कांदा। क्या याद रखोगे भाई, कांदा, ठीक है ना। का से कास्टिंग, दा से दाईं तरफ। क्योंकि पशु के बाईं तरफ क्या होता है, पशु के बाईं तरफ क्या होता है भाई, रुमेन होता है। क्या होता है बच्चों, रुमेन होता है। सर रुमेन क्या होता है, देखो पशु अमाशय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कितने, 3, रोमांथी, अरोमांथी, आवासीय रोमांथी। रोमांथी पशु का अमाशय 4 भागों में विभक्त होता है, रुमेन, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एवोमेजम। इसमें से ओमेजम है वो ऊंट में अनुपस्थित होता है, यानी कि ऊंट में 3 ही अमाशय के भाग पाए जाते हैं। तो रोमांती पशु होता है उसका जो अमाशय 4 भागों में विभक्त होता है, हम आगे पढ़ेंगे कौन सा। एक तो रुमेन सबसे बड़ा भाग, फिर रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। रुमेन है जो पशु के अमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, 80% होता है। इसका पीएच 5.7 से लगभग 6.5 होता है। ये इसका काम क्या होता है, भोजन का संग्रहण करने का होता है। तो ये हम जो भी है आगे हम इसका अलग चैप्टर रहता है कि पशुओं का अमाशय के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो पशु का रुमेन है वो पशु में क्या होता है, बाईं तरफ होता है। इसलिए पशु को अगर हम बाईं तरफ गिराएंगे तो पशु में आफरा आ जाता है, जिसे हम इंग्लिश में ब्लोट बोलते हैं। तो आफरा आने की संभावना रहती है या खतरा रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पशु को दाईं तरफ गिराते हैं। फिर है कास्टिंग की विधियां। अब आपको पूछ ले कि कास्टिंग तो सभी को पता है कि कास्टिंग के लिए पशु को दाईं तरफ गिराते हैं। क्यों गिराते हैं आपको मैंने बता दिया है। तो इसकी 2 विधियां हैं, कौन सी, एक रियूफ विधि, एक सुरलेज विधि। तो दोनों विधियों में से अब आपको पता 2 विधि दी, तो इसमें से अच्छी कौन सी है और खराब कौन सी है। तो रियूफ विधि होती है वो क्या होती है, अच्छी विधि होती है, ठीक है ना। सुरलेज विधि में क्या करते हैं कि इसमें क्रॉस रस्सी डाली जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या डाली जाती है, क्रॉस रस्सी डाली जाती है। हम आगे देख लेंगे, फोटो आ जाएगी, क्रॉस रस्सी डाली जाती है।
इसे डालकर पशु को गिराया जाता है। तो ये कौन सी विधि है? ये है रियूफ विधि। रियूफ विधि। ये कौन सी है? ये है सुरलेज विधि। सुरलेज विधि। इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से इसमें डाला, यहाँ पर इन पैरों में डाल दिया और इधर से भी डाल दिया और यहाँ करके और पीछे से खींचेंगे पशु, ये पैर निकलेंगे, पशु गिर जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से पशु को गिराते हैं, ये क्रॉस रस्सी डाल दी और पीछे से खींचेंगे, पशु आगे की तरफ गिरेगा। इसमें थोड़ा चोट लगने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अच्छी विधि कौन सी? रियूफ विधि, वो क्या होती है भी अच्छी होती है। फिर होता है फ्लूसिंग। देखो दो नाम आएंगे, एक आएगा फ्लूसिंग, एक आएगा स्टमिंग अप। दोनों याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है ना, एक होता है फ्लूसिंग, एक होता है स्टमिंग अप। ठीक है ना, स्टमिंग अप, दोनों याद रखना है, दोनों अलग अलग है। फ्लूसिंग क्या होता है कि जब भेड़ यानी कि गर्भित भेड़ को ब्याने से कितने सप्ताह, याद रखना 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार, यानी कि जीवन निर्वाह के अतिरिक्त जो भी एक्स्ट्रा हम दाना देते हैं उसे क्या कहते हैं भी? फ्लूसिंग कहते हैं। किससे? भेड़ को। यानी कि भेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिए जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या होता है? फ्लूसिंग होता है। स्टमिंग अप किस में देते हैं? भैंस में देते हैं। यानी कि गाय भैंस को 6 से 7 सप्ताह पूर्व दिए जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या होता है? स्टमिंग अप होता है। फ्लूसिंग भेड़ों में, यानी कि भेड़ गर्भित भेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिए जाने वाला आहार क्या होता है? फ्लूसिंग होता है। अब आपको पूछ ले कि आहार कितना दिया जाता है, तो 200 से 300 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है ना, और क्या दिया जाता है? दाना। 200 से 300 ग्राम दाना प्रतिदिन। ठीक है, फिर है स्टमिंग अप या स्टेमिंग अप को हम देखो हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन रहती है। स्टमिंग अप कुछ भी लिख सकता है, स्टूमिंग अप। गर्भित गाय व भैंस को ब्याने की अनुमानित तिथि से, यानी कि हमें पता है, लगभग हम अंदाजा लगा लेते हैं कि अब ये ब्याने वाली है, उससे ब्याने से 40 से 45 दिन, या हम बोल सकते हैं 6 से 7 सप्ताह, दोनों बोल सकते हैं। 6 से 7 सप्ताह पूर्व दिए जाने वाला आहार क्या होता है? स्टमिंग अप। स्टमिंग अप का संबंध है गाय और भैंस से। ठीक है, फिर है डाउन कवर। अब पूछ ले डाउन कवर क्या होता है कि ब्याने के 15 दिन पूर्व का अनुमानित समय, यानी कि पशु गर्भित हो गया और ब्याया नहीं है, उससे पहले जो भी उसका अनुमानित हम समय लगा लेते हैं कि हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि लगभग 10-15 दिन हमारे गाय भी आ जाएगी, है ना। तो उसका जो अनुमानित समय होता है उसे क्या बोलते हैं भाई? डाउन कवर कहते हैं। फिर है टीजर बुल। देखो एक टीजर बुल होता है, एक क्या होता है भाई? गुल्लक होता है। एक टीजर बुल और एक गुल्लक, दोनों का अलग अलग होता है। टीजर बुल क्या होता है? नसबंदीकृत नर पशु। इसमें क्या करते हैं कि जो नर पशु होता है उसकी एक नस को बंद कर देते हैं, जिससे पशु क्या भाई संभोग तो कर सकता है लेकिन उसको गर्भित नहीं करा सकता। ठीक है, टीजर बुल में क्या होता है कि नसबंदीकृत नर पशु या सांड, यानी कि पशु में पशु प्रजनन, यानी कि पशु संभोग तो कर सकता है लेकिन गाय या भैंस को तो क्या नहीं कर सकता भाई? गर्भित नहीं कर सकता। और बुल्लक में क्या होता है कि पूरा जो जो इसमें होता है कि प्रजनन करने के लिए उसमें क्या उसको समाप्त कर देते हैं। ठीक है ना। टीजर बुल क्या होता है कि नसबंदीकृत नर पशु या सांड होता है। उपयोग क्या होता है कि समूह में मद में आए पशु में मदकाल का पता लगाने हेतु उपयोगी। अब आपको पूछ ले कि टीजर बुल का कार्य क्या होता है, ये भी आपको बताना चाहिए कि समूह है यानी कि कोई भी झुंड या समूह है उसमें मद में आए हुए पशु में मदकाल का पता लगाने के लिए उपयोगी क्या होता है? टीजर बुल होते हैं। टीजर बुल को क्या करते हैं, जैसे कोई 100 भैंस है या कोई गाय है, उसमें क्या करते हैं कि टीजर बुल को छोड़ देता है और वो जिस भी गाय या भैंस के पास जाता है, यानी कि वो गर्भित हुई हुई है और या उसकी लगभग संभावना रहती है, तो उसके पास छोड़ देते हैं, जिससे उसको पता तो जाता है कि ये जो गाय है भैंस मध्यकाल में आई हुई है, अब इसको हमें गर्भित कराना चाहिए। याद रखना टीजर बुल है जो पशु को गर्भित नहीं कराता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो नस को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। तो समूह में मद में आए हुए पशु में मदकाल का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? टीजर बुल का काम में लिया जाता है। बुल को क्या होता है? विद्याकृत नर पशु, यानी कि इसमें क्या कर देते हैं? विद्याकृत कर देते हैं पशु को। इससे क्या होता है कि अधिक मांस उत्पादन, यानी कि जो भी क्षमता थी जो प्रजनन में काम में आ रही थी उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और अब जो ऊर्जा वो किस में आएगी? अधिक मांस, यानी कि उसके शरीर में लगेगी। वो ऊर्जा किस में लगेगी? उसके शरीर में लगेगी। कृषि कार्य व वजन उठाने में ये काम आएगा। और क्या आएगा? यानी कि इससे जो मांस प्राप्त होगा वो क्या कभी स्वाद होएगा। ठीक है ना।
तो बुल्लक और टीजर बुल दोनों इंपॉर्टेंट है, टीजर बुल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टीजर बुल है नस्बंदीकृत पशु, और इससे याद रखना बै से, याद रखना बै से बद्याकृत, ठीक है ना। तो बुल्लक है बद्याकृत नर पशु, टीजर बुल है नस्बंदीकृत पशु। तो ग्रूमिंग या खुररा ये हम पढ़ेंगे बच्चों आगे की क्लास में, ठीक है। थैंक यू।